नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलो दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पे डिस्कस कर रहे थे जी। पिछली क्लास में हमने विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ रहे थे। समितियों के अंतर्गत दोस्तों पहला समिति का गठन हुआ था कब? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों, यदि ग्रामीणों का विकास करना है, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। किसने? बलवंत राय मेहता ने। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत दोस्तों पंचायती राज के 3 स्तर बताए। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे दोस्तों जनपद पंचायत, और जिला स्तर पे जिला परिषद की बात कही। इसलिए तो पंचायती राज का शिल्पकार या वस्तुकार बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन होता है, जीवीके राव समिति का गठन होता है, ठीक ना। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन होता है, जिन्होंने कहा था कि इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों राज्यों के अंदर बाध्यता नहीं है, राज्य सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस संस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो राज्यों के लिए क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा और ग्राउंड लेवल पे सही से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसलिए संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। उसके बाद दोस्तों पीके थुंगन समिति का गठन होता है। पीके थुंगन समिति ने भी कहा था। फिर लास्ट में दोस्तों 1988 में गॉडगिल समिति का भी गठन होता है। सभी समिति में दोस्तों अपना अपना सुझाव पेश किए, सरकार को सिफारिश दिए। सिफारिशों के आधार पर दोस्तों किसी का सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया, किसी की सिफारिश को नहीं माना गया। तो दोस्तों इसके तहत संवैधानिक दर्जा लगभग सभी का मेन मोटो था कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। अब किसी भी संस्था को हम संवैधानिक दर्जा देंगे तो हवा में तो दर्जा नहीं मिलेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के माध्यम से ही किसी भी संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब संविधान में उस संस्था का उल्लेख होना चाहिए, तभी वह संवैधानिक संस्था कहलाएगा, अदरवाइज वह संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना। तो संवैधानिक दर्जा देने की इस कड़ी में दोस्तों हमारे सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रयास भी किया है। 3 बार प्रयास किया गया, जिसमें से 2 प्रयास में असफल हो जाता है। 3rd प्रयास में दोस्तों सफल होता है, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। तो उसी को हम समझने वाले हैं दोस्तों। पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास प्रथम बार प्रयास किया गया था, द्वितीय बार भी प्रयास किया गया था, 3rd बार में क्या होता है? सक्सेस होता है, पारित होता है, ठीक ना। तो प्रथम बार प्रयास को दोस्तों हम समझते हैं कब किया गया था और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, इसको हम समझते हैं दोस्तों, ठीक ना। जब प्रथम बार प्रयास था दोस्तों, यह था 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चों। संशोधन कब हुआ था जी यह संशोधन? तो याद रखना है 1900 दोस्तों 89 में हुआ था यह संशोधन। संशोधन नहीं हुआ था, मतलब यह जो विधेयक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 संशोधन विधेयक लिख लीजिए इसको। 1989 किसकी सरकार की अध्यक्षता में की गई थी ये? तो याद रखना दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन दोस्तों? तो राजीव गांधी थे। तो लिख लेता हूं पीएम। पीएम कौन थे? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक। राजीव गांधी ने दोस्तों प्रयास किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम किसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया था? तो आंसर होगा राजीव गांधी ने किया था। किस विधेयक के माध्यम से किया था दोस्तों? तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से किया था। लेकिन यह विधेयक दोस्तों लोकसभा में तो पास हो जाता है, लोकसभा में पारित हो जाता है। मतलब देखिए, किसी भी विधेयक को कानून बनाना होना तो संसद के दोनों सदनों से गुजरना पड़ता है। पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा,
मान लो पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा उसको। तो दोस्तों यह जो विधेयक है लोकसभा, संसद की एक सदन होती है लोकसभा, लोकसभा में पारित हो गया। अब लोकसभा में पारित हो गया तो उसके बाद कहां जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में दोस्तों यह पारित नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। परिणामता हुआ क्या, वह जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था ना, वह विधेयक लैप्स हो गया, व्यापगत हो गया। ठीक ना, क्या हो गया दोस्तों, तो लिख लीजिए लैप्स हो गया। ठीक ना, व्यापगत हो गया। ठीक जी, तो पहला प्रयास क्या हुआ, असफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन प्रयास किया था हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, कब, 1989 में, लेकिन पारित नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, फिर दूसरा अटेम्प्ट भी दिया जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे एग्जाम में देते हैं ना पीएससी में, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गया। तो दोस्तों उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। ठीक ना, सेकेंड अटेम्प्ट किया जाता है कब, तो दोस्तों याद रखना है सेकेंड अटेम्प्ट होता है आपका 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक है ये ना, विधेयक कब, ये दोस्तों 1990 में, 89-90 में। इस समय किसकी सरकार थी, तो दोस्तों वीपी सिंह की सरकार थी। क्या, वीपी सिंह, वीपी सिंह की क्या थी दोस्तों, सरकार थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है जी। क्या हो जाती है, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई दोस्तों तो विधेयक पारित नहीं हुआ, विधेयक पारित नहीं हुआ, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट भी क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक ना, चलिए फिर थर्ड अटेम्प्ट आता है दोस्तों, और थर्ड अटेम्प्ट में पारित हो जाता है। उस थर्ड अटेम्प्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या नाम है जी, तो याद रखना है 73वां संविधान, संविधान संशोधन, संशोधन 1992। ठीक ना, किसकी सरकार थी इस समय दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। तो पीएम भी लिख देता हूं दोस्तों, पीएम कौन थे इस समय, तो पीवी नरसिम्हा, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक दोस्तों, यह दोनों सदन से, अभी देखेंगे किस किस सदन से कैसे कैसे पास हुआ, लेकिन दोनों सदन से पास हो जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी कर देते हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के माध्यम से पंचायत को संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक ना, मतलब आईएएस बन गए, पंचायती राज पास हो गया, स्टेटस मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, किसे, तो पंचायती राज संस्था को। ठीक ना, तो दोस्तों ये रहा है आपका कैसे जो प्रोसेस था, हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय निकाय है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कैसे कैसे स्टेप से गुजरना पड़ा था, ये रहा उसका इतिहास। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, फिर उसके आगे का हम देखते हैं। चलिए जी दोस्तों, लिख लिए होंगे आप, अब डिस्कस करते हैं दोस्तों आगे का, आगे क्या हुआ। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं आगे क्या हुआ, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक ना, देखिए देखिए अब 73वां संविधान संशोधन 1992 है ना दोस्तों, इसको हवा में किसी भी चीज, कोई भी चीज दोस्तों संशोधन नहीं होगा,
संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद ही संविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन कर सकता है। राज्य विधानमंडल के पास संशोधन करने की शक्ति नहीं होता। ठीक, केवल यह शक्ति दोस्तों संसद के पास है। ठीक ना, तो संसद संशोधन करेगा। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों, जिस प्रक्रिया से गुजरा उसी को संसदीय प्रक्रिया के तहत मैं समझा रहा हूं। ठीक ना, तो दोस्तों संसदीय प्रक्रिया, इसको संशोधन करने का आधार क्या था? आधार बहुत सारे समितियों का गठन किया गया था। तो किस समिति के सिफारिश को आधार बनाया गया 73वां संविधान संशोधन करने के लिए? तो याद रखना है दोस्तों, इसका आधार था, लिख लीजिए यहां पर, आधार तो लिखना है गॉडगिल समिति का सिफारिश। गॉडगिल समिति की सिफारिश, गॉडगिल समिति की सिफारिश को दोस्तों आधार बनाया गया। अर्थात गॉडगिल समिति के सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ, पहली बार दोस्तों इस विधेयक को, 73वां संविधान संशोधन विधेयक को पहली बार पेश किया गया था। कहां? तो लोकसभा में। देखिए, कोई भी विधेयक को या तो आप पहले लोकसभा में प्रस्थापित कर सकते हैं या राज्यसभा में भी प्रस्थापित कर सकते हैं, कोई भी संविधान विधेयक को। ठीक ना, या संविधान संशोधन विधेयक को भी। ठीक, तो संविधान संशोधन विधेयक ही है, तो इसको दोस्तों सबसे पहले प्रस्थापित मतलब री इंट्रोड्यूस पहली बार लोकसभा में रखा गया था। तो लोकसभा से कब पारित हुआ था, इसी को हम समझते हैं दोस्तों। तो पहली बार रखा गया था कहां? लोकसभा में। लोकसभा में पारित कब हुआ? तो याद रखना है 22 दिसंबर 1992 में पारित होता है। कहां से? लोकसभा से। अब लोकसभा से दोस्तों पारित हो गया, अब इसके बाद नियम के अनुसार दोस्तों कहां जाएगा? तो राज्यसभा के पास जाएगा। ठीक ना, तो राज्यसभा में यह पारित होता है कब? राज्यसभा में दोस्तों यह 23, याद रखना 23 दिसंबर, पहले 22 था, 22 के बाद एक दिन आता है 23 दिसंबर और 1992 में ही। ठीक, अब राज्यसभा भी इसमें चर्चा करेगा, फिर पास करेगा, मतलब दोनों सदन से पास हो गया ये। अब दोनों सदन से ये पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा जी? हस्ताक्षर करेगा दोस्तों उस संशोधन विधेयक पे। ठीक ना, ठीक, तो दोस्तों राष्ट्रपति उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का पति है, तो इस राष्ट्रपति ने इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कब किया था अगर पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखना है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल, अब देखिए लास्ट दिसंबर तो आ गया है, 1992 था, तो 1992 दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 93 आ जाएगा। लेकिन हस्ताक्षर किया था 20 अप्रैल 1993 में किया था। समझ में आ रहा है ना? 20 अप्रैल 1993 में किया गया था। ठीक, कौन थे इस समय राष्ट्रपति दोस्तों, पूछा जा सकता है, तो याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? तो लिख लीजिए इसको, कौन? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा क्या हुआ करते थे दोस्तों? तो राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय 1993 में। राष्ट्रपति ने इसको हस्ताक्षर कर दिया। अब दोस्तों 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है, मतलब यह जो संशोधन है विधेयक है, अब यह अधिनियम बन गया, मतलब संविधान में क्या हो गया? संशोधन हो गया। अब संशोधन हो गया, इसको लागू करना पड़ेगा ना पूरे भारत में। और लागू करने के लिए दोस्तों हमारे भारत की एक राजपत्र है, उस राजपत्र में दोस्तों अधिसूचना जारी किया जाता है। अधिसूचना जारी करके किसी भी संशोधन को प्रकाशित किया जाता है और लागू होता है इसी के तहत। ठीक ना, तो लागू कब हुआ तो उसको भी पूछा जा सकता है दोस्तों। लागू को हम समझते हैं, लागू, तो लागू डेट को याद रखना दोस्तों कब होता है? तो 24 अप्रैल को होता है। 24 अप्रैल 1993 को
याद रखना है। ठीक, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, 24 अप्रैल को अधिसूचना जारी किया गया दोस्तों, और 24 अप्रैल को ही संपूर्ण भारत में क्या हो गया, ये लागू हो गया। क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ठीक, जब यह लागू होएगा ना दोस्तों 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल अपने आप में महत्वपूर्ण तिथि है जी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 24 अप्रैल को ही हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज है दोस्तों, ये लागू हो रहा है, इसलिए 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन दोस्तों 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, अधिनियम था 1992, वो क्या हो गया, संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। इसलिए इस तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है, सर यह पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो आंसर है दोस्तों 2010 से। इस दिवस को 2010 में दोस्तों, 2010 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोस्तों 2010 में घोषणा किया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब 2011 से मनाया जा रहा है, लेकिन घोषणा हुआ था 2010 में। किसने किया था दोस्तों? याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था 2010 में, कि 24 अप्रैल जिस दिन हमारा पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम पंचायती राज दिवस मनाने जा रहे हैं। ठीक ना? ठीक, क्लियर हो गया यहां तक दोस्तों? ठीक ना? अब मान लो लागू तो हो गया, संशोधन तो हो गया, अब हमारे संविधान में क्या प्रभाव पड़ा होगा इससे? संशोधन हुआ है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ है, तो हमारे संविधान में कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना, कुछ प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, समझते हैं उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहली बार दोस्तों इस संशोधन के माध्यम से, समझिए आप, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। अब प्रश्न उठता है कि सर हमारा जो संविधान है ये तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, उसी को तो मूल संविधान कहा जाता है, ओरिजिनल संविधान कहा जाता है। तो क्या ओरिजिनल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था? तो नहीं था। ठीक ना? इसको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो सर अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि भाई जो ओरिजिनल संविधान था 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ था, उसमें भाग 9 था कि नहीं था? क्योंकि इस भाग 9 को तो हम 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ रहे हैं, तो उस समय भी भाग 9 था कि नहीं था? तो मेरा आंसर होगा उस समय भी भाग 9 था, लेकिन उस भाग 9 को निरसित कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था, लोप कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे आप, सर जब उस समय भाग 9 था तो उस भाग 9 को कैसे विलोपित किया गया होगा? तो किसी भी दोस्तों अनुच्छेद को या किसी भी भाग को लोप करने के लिए उसके प्रावधानों को, कोई अनुच्छेद को लोप नहीं किया जाता, उस भाग के या उस अनुच्छेद के जो प्रावधान होते हैं, प्रोविजन होते हैं, उसको लोप किया जाता है। तो किसके तहत लोप किया गया था दोस्तों? तो मैं कहूंगा संविधान संशोधन के तहत लोप किया गया था। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, सर कौन सा संविधान संशोधन के तहत उस वाले भाग 9 को लोप किया गया था, निरसित किया गया था? तो मेरा आंसर होगा दोस्तों इस भाग 9 को 7वां संविधान संशोधन 1956 संशोधन अधिनियम, लिख लीजिए, संशोधन अधिनियम 1956, याद रखना है ना, 1956 के तहत क्या कर दिया गया था?
लोप कर दिया गया था, गायब, मतलब भाग 9 था लेकिन वहां पर उसमें यह विभाग लोप किया गया है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक ना। तो लोप किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956। तो क्या कर दिया, इस भाग 9 को लोप कर दिया, मतलब भाग 9 में कुछ नहीं है, कुछ प्रोविजन नहीं है ना। अब 73वां संविधान संशोधन होगा 1992 में, तो उस संशोधन को, पंचायत के बारे में संशोधन हो रहा है, तो उस पंचायत को संविधान में कहीं ना कहीं जगह तो दिया जाएगा ना। संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो संविधान जो संशोधन कर रहे हैं सोचेंगे ना, क्या अलग से 23वां भाग बना दे क्या? पहले से हमारे संविधान में 22 भाग हैं कुल, तो 23वां भाग बना दे क्या? 23वां भाग में पंचायतें रख दें क्या? ऐसा सोचेंगे तो किसी और कहे होंगे कोई कि नहीं, एक हमारा भाग है जो 1956 से खाली पड़ा है, क्यों ना इस पंचायत को उस भाग 9 में प्रतिस्थापित कर दें। इसलिए दोस्तों भाग 9 में प्रतिस्थापित किया गया जी। क्या किया गया दोस्तों? प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। लोप हुआ, फिर क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित किया गया। अब भाग 9 जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ और क्या क्या जोड़ा गया था, इसको भी हम समझ लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। तो दोस्तों भाग 9 में अनुच्छेद भी हैं। जब संविधान के भाग 9 जाएंगे तो भाग 9 के अंदर में कुल 16 अनुच्छेद मिलेंगे कुल। तो अनुच्छेद कौन कौन है सर, आप पूछेंगे मेरे से, तो मैं बताता हूं दोस्तों। वह अनुच्छेद है आपका, देखिए मिट गया है तो उसको हम समझ लेते हैं कि दोस्तों नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग 9 के दोस्तों शीर्षक क्या है? शीर्षक मतलब चैप्टर का नाम क्या है अगर पूछे शीर्षक, तो दोस्तों इसका शीर्षक का नाम है पंचायत। शीर्षक का नाम क्या है जी? पंचायत है। भाग 9 में हेडिंग समझ में आ रहा है ना। तो इस पंचायत में दोस्तों कुछ अनुच्छेद भी होंगे। तो दोस्तों इस भाग 9 के तहत कुल 16 अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है 243 को आज के बाद नहीं भूलना है। 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक जब काउंट करेंगे ना तो कुल 16 अनुच्छेद होगा। तो आपका प्रश्न होगा सर हम 243 ए से 243 ओ तक काउंट करेंगे तो 15 ही होता है, तो 16 कहां से आ गया? अब गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। तो मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसा इसको डिजाइन किया गया है तो हम समझेंगे। 243 से पहले 243 में क्या है? परिभाषा है, परिभाषा दी गई है। उसके बाद 243 ए है, 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी, ऐसे करते 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 243 ओ तक है। तो यहां से दोस्तों यहां तक काउंट करेंगे ना तो कुल 16 अनुच्छेद होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो समझिए दोस्तों, याद रखना कई किताबों में गलत गलत लिखे रहते हैं, पता नहीं कैसे लिख देते हैं गलत। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक चीज मैं बता रहा हूं, ये 243 है ना, ये ऐसे कई लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में। तो दोस्तों ये ब्रैकेट नहीं है, याद रखना है, ये ब्रैकेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है दोस्तों। 243 ए होगा ना कि ब्रैकेट में होगा। कोई किताब ब्रैकेट में लिखा है मतलब वो गलत है, ब्रैकेट में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है दोस्तों। ब्रैकेट में है मतलब मान लो इसका मतलब क्या होता है? 243 अब ब्रैकेट में ए मतलब इसका सब क्लॉज है ये, लेकिन दोस्तों ये ब्रैकेट में नहीं है। 243 ए मतलब यह स्वतंत्र आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल है, स्वतंत्र अनुच्छेद है, किसी से ताल्लुक नहीं रखता ये, समझ में आ रहा है ना। ब्रैकेट में नहीं है ये, समझ में आ रहा है ना। क्या किताबों में लिखा हुआ ऐसे ब्रैकेट में मिलेगा, 243 लिखेंगे ऐसे, फिर ऐसे डी बना देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये गलत। दोनों का मतलब होता है ब्रैकेट में रखना और नहीं रखने के, दोनों में अर्थ में होता है दोस्तों, अलग अलग मीनिंग है दोनों का। ऑप्शन में ये भी है 243 ब्रैकेट में है और 243 डी है, तो सही आंसर ये होगा ना कि ये गलत है, 243 डी होगा।
जीवन में ब्रैकेट मत लगाना, यहां पर याद रखना है जो किताब लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो दोस्तों हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है जी, कुल 12 अनुसूची है। उसमें से दोस्तों जो 11वें नंबर की अनुसूची है ना, उस 11वें अनुसूची को भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक ना। तो समझते हैं क्या जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची। तो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं। इस 11वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 29 विषय हैं, 29 29 विषय हैं। संविधान में पढ़ते ना जी अनुसूची, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, उसी प्रकार अनुसूची जो 11 है ना, 11वें नंबर का अनुसूची है, उसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और उस अनुसूची में 29 विषय है, 29 विषय, मतलब यहाँ पर सब विषय को पढ़ेंगे, कुछ और विषय होगा, यहाँ कुछ और विषय होगा, यहाँ कुछ और विषय होगा, फिर यहाँ पास कोई और विषय होगा, ऐसे विषय लिखे होंगे। मान लो यहाँ कृषि लिखा है, ऐसे कृषि विषय, मतलब 29 विषयों पर पंचायत को अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। राज्य विधानमंडल इस 29 विषयों के संबंध में कानून बनाकर, विधि बनाकर पंचायतों को शक्ति दे सकता है, अधिकार दे सकता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा दोस्तों, कहां पर मिस्टेक नहीं करना है आपको। बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, विश्व में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो क्या याद रखना है दोस्तों, भाग 9 जोड़ा गया, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुल 243 से लेकर 243 ओ तक। तीसरी बात याद रखना है दोस्तों, हमारे संविधान में तीसरी बात 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दोस्तों 29 विषय को क्या किए गए, शामिल किए गए हैं, ठीक ना। 29 विषय को क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक। अब उस दोस्तों 243 अनुच्छेद हैं, कुल 16 अनुच्छेद हैं, उस 200 मतलब कुल 16 अनुच्छेद है ना, उसको याद करने का कुछ ट्रिक भी हम समझ लेते हैं, कैसे याद करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगा। जैसे हम ट्रिक के माध्यम से उन सारे अनुच्छेद को याद कर लेंगे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं जी एक एक अनुच्छेद को। देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यह है आपका अनुच्छेद, ठीक। देखिए कैसे याद करना है, इसका मैं ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको मैं याद कराऊंगा जी, और इस ट्रिक को आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे भाग 9 में, उसमें 243 में क्या है दोस्तों, परिभाषा है। इस परिभाषा को हम पढ़ेंगे, इसमें 7 टर्म्स का परिभाषा दिया गया है, 7 टर्म्स, मतलब 7 ऐसे शब्द हैं, टर्म्स हैं, जिसको परिभाषित किया गया है इस अनुच्छेद में। और इसी के तहत दोस्तों बांटा गया है 243, यहां पर ब्रैकेट आएगा, देखो 243 का में क्या को परिभाषित किया गया है, 243 खा में भी परिभाषित किया गया है, फिर 243 गा, यहां पर ब्रैकेट प्रयोग करना है दोस्तों, यहां ब्रैकेट प्रयोग नहीं करना है, 243 बस में ब्रैकेट है, 243 का, इस ब्रैकेट का मतलब है दोस्तों जो का है ना, ये भी 243 के से निर्भर करता है, उसके पार्ट हैं, ये स्वतंत्र आर्टिकल नहीं है। 243 ब्रैकेट का है ना, क्लॉज का, ये स्वतंत्र आर्टिकल नहीं है अपने आप में, ये 243 से संबंधित है, इसलिए यहां ब्रैकेट लगाया गया है। तो इसमें 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है, उसको समझेंगे कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, जिला किसे कहते हैं, पंचायत क्षेत्र किसे कहते हैं, पंचायत क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, यह सब चीजों को दोस्तों अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है, ठीक ना। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, 243 को हमेशा याद रखना, परिभाषा है, 243 परिभाषा है, रट लेना 243 परिभाषा। ट्रिक यहां से चालू होगा 243 ए बी सी से। तो कैसे याद करना है दोस्तों, ट्रिक मैं बता रहा हूं, समझते जाना है। देखिए 243 ए है, 243 ए, कई लोग इसको हिंदी में का बोलते हैं, तो 243 ए है, तो ए से याद रखना है दोस्तों असेंबली,
क्या याद रखना है? असेंबली याद रखना है। 243 ए से असेंबली, असेंबली ए से असेंबली, ए से असेंबली, ठीक ना। और असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा होता है ना। असेंबली का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? सभा होता है। इसलिए 243 ए में ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। 243 ए से असेंबली, असेंबली मतलब सभा होता है, सभा मतलब ग्राम सभा। तो 243 में दोस्तों ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा का प्रावधान है। ट्रिक। उसके बाद दोस्तों 243 बी को याद करना है, तो बी को कैसे याद करेंगे? बी में कौन सा प्रावधान है दोस्तों? 243 बी, बी से होता है बिल्ड। क्या होता है? बिल्ड होता है जी, बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्डिंग। बिल्ड मतलब क्या होता है जी? बनाना, कोई चीज बनाना, बिल्ड करना। बनाना मतलब किसको? जब बनाएंगे मतलब क्या करेंगे? गठन करेंगे, ठीक ना। तो बनाएंगे क्या करेंगे? गठन, मतलब पंचायतों का गठन, पंचायतों का बनना, पंचायत बन रहा है मतलब गठित हो रहा है। तो 243 बी से बिल्ड, बिल्ड से क्या याद करना है दोस्तों? गठन होता है, मतलब बन गया, पंचायतों का गठन। समझ रहे ना? पंचायतों का गठन किसमें है? तो गठन को क्या बोलते हैं? बिल्ड बोलते हैं। बिल्ड मतलब 243 बी, राइट। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 243 सी। 243 सी में दोस्तों जब जाएंगे 243 सी में, तो सी से याद रखना है, सी से संरचना, सी से संरचना याद रख लेना, संरचना। वैसे सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रक्चर, संरचना ही बोल सकते हैं, ठीक ना। तो स से सी, स से संरचना, संरचना मतलब पंचायतों की संरचना, स से संरचना, इस संरचना से क्या? पंचायतों की संरचना। मतलब 243 सी में बताया गया कि पंचायतों का संरचना कैसे होगा, इसका प्रावधान है। यह संविधान की बात कर रहा हूं ना, कानून की बात नहीं कर रहा हूं, कानून अलग से पढ़ेंगे हम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अलग से पढ़ेंगे। पहले संविधान, संविधान हमारे सर्वोच्च विधि कौन सा है? संविधान है। इस संविधान के अनुरूप ही राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा ना जी। इसी को पालन करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाएगा। समझ रहे ना? ठीक, तो चलिए, तो याद हो गया सी का से संरचना। उसके बाद डी, 243 डी से याद रखना दोस्तों दबे लोग, दबे लोग, दबे लोग याद करना है। डी से दबे लोग मतलब डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो दबे लोग हैं दोस्तों, जिसके साथ शोषण होता है, जिस कास्ट के साथ शोषण होता है, जिस वर्ग के साथ, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। दबे लोग, डिप्रेस्ड। दिल पे नहीं लेना दोस्तों, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं ये सब चीज, ठीक ना। ठीक, तो दबे लोग, तो किसके लिए, किसके दोस्तों? एससी, एसटी, ओबीसी और महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि संविधान में ओबीसी के लिए स्पष्ट आरक्षण नहीं है, वो राज्यों पर छोड़ दिया गया है। तो डी से दबे लोग मतलब उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? डी से हम क्या करेंगे? स्थानों का आरक्षण। तो पंचायती राज में दोस्तों आरक्षण का प्रावधान कहां है? संविधान के अनुच्छेद 243 डी में है। और जब हम अधिनियम पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, तो उसमें धारा में मिलेगा। अधिनियम में धारा होता है, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, उसके बाद दोस्तों ई से याद करना है आपको एक्सटेंशन या ईयर। ई से याद कर लेना है ईयर, ई से ईयर या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या ईयर। ईयर या एक्सटेंशन बोलोगे तो कार्यकाल ऐसे आएगा। ईयर मतलब कुछ समय, मतलब कार्यकाल, अवधि, है ना। इस ईयर बोलूं या एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाना मतलब क्या? कोई अवधि को बढ़ाना होगा, है ना भाई। इस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, बढ़ाना किसी अवधि को तो बढ़ाना होगा ना। इसलिए दोस्तों एक्सटेंशन में क्या है? पंचायत की अवधि 243 ई में पंचायत की अवधि, पंचायत की कार्यकाल कितना होगा? 4 साल, 5 साल, 3 साल, ये सारे प्रावधान दोस्तों 243 ई में लिखे हुए हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 243 एफ में जाएंगे, तो एफ का मतलब होता है दोस्तों क्या? फैल। क्या होता है? फैल होता है। 243 एफ, एफ का मतलब होता है फैल, फैल हो जाना। तो फैल किस लिए होता है? कोई आदमी मतलब वो अयोग्य है, निहरता हो गया दोस्तों, अयोग्य हो गया तभी तो उसका फैल किया जाता है ना। जैसे आप इस एग्जाम के लिए अयोग्य है मतलब आप फैल हो गए। तो फैल से मतलब दोस्तों जो सदस्य है ना, उस सदस्य की निहरताएं या अयोग्यता, इस निहरताएं को बोला जाता है अयोग्यता, अयोग्यता बोला जाता है। तो एफ से फैल,
फेल से दोस्तों सदस्यों के लिए जो निरर्थताएं हैं या उसकी अयोग्यता के बारे में जो प्रावधान है, प्रोविजन है, यह 243F में दिया हुआ है। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 243G, अब आप लोग पार्ले जी खाए होंगे। 243G मतलब पार्ले जी। जब आप पार्ले जी खाएंगे ना तो आप जीनियस हो जाएंगे जी, जीनियस। क्या हो जाएंगे आप? जीनियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीनियस। और जीनियस कौन लोग होते हैं? जिसके पास शक्ति हो, कुछ अधिकार हो, उत्तरदायित्व हो, उसके पास शक्ति है। दोस्तों पार्ले जी खा के शक्ति हो गए, जीनियस बन गए। तो जीनियस से अर्थ निकालना है दोस्तों, पंचायतों की जो शक्ति है, पंचायतों की शक्ति, उसके प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें है? तो आपके 243G में है। जी, पंचायतों की शक्ति, उसके प्राधिकार, उत्तरदायित्व। तो शक्ति मतलब, शक्ति कौन होते हैं? जो जीनियस होते हैं। जीनियस मतलब जी। अब जी खाए मतलब पार्ले जी खाए होंगे, मतलब 243G। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ट्रिक है उसको हम समझते हैं। 243G के बाद क्या आता है उसको भी हम समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। H आता है। चलिए आगे का डिस्कस करते हैं। देखिए ये दे 243H। 243H का मतलब क्या होता है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। 243H में क्या प्रावधान है? देखिए H से समझना है आपको हाई टैक्स। हाई टैक्स, हाई टैक्स मतलब हाई ना अलग अलग है, हाई अब ये टैक्स अलग है। इसको फिर से देता हूं। देखिए इसका मतलब है आपका हाई टैक्स। हाई टैक्स एच से ट्रिक बता रहा हूं मैं। हाई टैक्स, एच से हाई टैक्स, हाई टैक्स ऐसे याद करना है। एच से हाई टैक्स। तो हाई टैक्स में क्या है? पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां। पंचायतों द्वारा, टैक्स मतलब क्या होता है? कर। तो पंचायतों द्वारा कर मतलब टैक्स अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, फंड। पंचायतों की जो निधि होती है ना, फंड होते हैं। तो निधि मतलब फंड, मतलब हाई टैक्स। फंड में पैसे कहां से आते हैं? तो कर से आते हैं। कर लगा के फंड में पैसा जमा करेंगे ना। तो पंचायतों की जो कर लगाने की शक्ति है, कर लगाने की कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी जो निधि है, फंड है, किसमें होंगे? तो हाई टैक्स, एच से हाई टैक्स मतलब 243H में होंगे। समझ रहे हो ना। उसके बाद दोस्तों 243I पे आते हैं और आई से दोस्तों आई लव यू नहीं पढ़ना है। आई से आई लव यू नहीं होता है, ठीक ना। तो आई से दोस्तों हमको याद करना है क्या? इनकम। इनकम मतलब क्या होता है जी? पैसा ही पैसा। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। तो आई से इनकम। अब इनकम के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? वित्तीय से, वित्तीय मतलब क्या होता है? पैसा होता है ना। इनकम पैसा रिलेटेड हो रहे हैं ना, रिलेटेड। तो वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग दोस्तों पैसों के बारे में होता है। तो 243I से इनकम, इनकम से लिंक कर लेना वित्तीय संबंधित जो प्रावधान होंगे, जो वित्त आयोग का प्रावधान होगा दोस्तों, वित्त आयोग का गठन होगा, ये 243 में होगा, 243I में होगा। मस्त है ना ट्रिक, मजा आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब 243J। जे का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जे का मतलब होता है जांच। जे को क्या ट्रिक बनाना है? तो जांच। जांच किसको किया जाता है? तो दोस्तों लेखाओं का जांच किया जाता है। लेखाओं का जांच को दोस्तों उसके भाषा में कहा जाता है संपरीक्षा। लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब ऑडिट करना। ऑडिट, संपरीक्षा, ऑडिट करना। ऑडिट किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जांच करने के लिए किया जाता है। तो 243J में क्या है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा है, ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग किस लिए करते हैं? ऑडिट किस लिए करते हैं? तो पंचायतों के लेखों की जांच करने के लिए तो ऑडिट किया जाता है, ठीक ना। ठीक। 243K। अब के से कोई खास ट्रिक नहीं बनता है। के से दोस्तों याद रखना केएल राहुल। के में क्या होगा? निर्वाचन आयोग। इसको याद कर लेना। के से दोस्तों पंचायतों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग इसको बोल सकते हैं हम, ठीक ना। राज्य, इसको इसमें लिख देता हूं ब्लैक में, अच्छा से याद हो जाएगा आपको, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 243K में है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 243I में है। आई में आई लव यू, आई इनकम। समझ में आ रहा है ना, ठीक। 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन,
राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है, ठीक है ना जी। अब 243 एल पढ़ते हैं, एल 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 मतलब क्या होता है दोस्तों, एल को ट्रिक बनाना है, लागू होना, एल से लागू, लागू होना। तो कहां लागू होना, पंचायती राज जो व्यवस्था है लागू होना, कहां लागू होना, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, मतलब संघ में कैसे लागू होंगे, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र किसी राज्य में कैसे लागू होंगे, या संघ शासित प्रदेश जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है वहां कैसे लागू होंगे दोस्तों, इसका प्रावधान 243 एल में है जी। एल से लागू होना मतलब संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना प्रावधान किसमें है, तो लागू मतलब एल, एल मतलब 243 एल, गजब, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 243 एम में। अब एम से क्या होता है, जिसमें आयला भी बोला आपको, आप क्या कर दिए, मना कर दिए, मतलब एम से मना, ठीक ना, तो एम से क्या कर दिए, मना कर दिए, मना। जब मना किया तो क्या चीज को मना किया दोस्तों, मतलब लागू नहीं होगा ना, मना करेंगे तो, है ना। तो देखिए इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में, कतिपय मतलब होता है कुछ, कतिपय क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कुछ होता है, कुछ कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना, मतलब ये जो पंचायती राज है दोस्तों कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, क्या लिखा हुआ है, इस भाग का मतलब भाग 9, भाग 9, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, जैसे कोई जनजाति क्षेत्र हो गया, असम हो गया, मणिपुर में घाला होगा दोस्तों, ऐसे कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होने वाला प्रावधान है, ये 243 एम पे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना जी। उसके बाद 243 एन पे आते हैं, 243 एन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो याद रखना निरंतर बने रहना, निरंतर, एन से निरंतर बने रहना, एन से क्या होता है, निरंतर बने रहना, एन ना से निरंतर, निरंतर बने रहना, तो क्या चीज का निरंतर बने रहना, तो याद होगा दोस्तों विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, निरंतर, हमेशा जो पंचायत दोस्तों आगे बने रहेगा, निरंतर बने रहेगा, समझ रहे ना, निरंतर बना रहेगा, आंधी आए तूफान आए पंचायत का निरंतर बना रहेगा दोस्तों, मतलब पंचायतों का अस्तित्व का बने रहना किसके अनुसार, तो विधियों के अनुसार बने रहना, मतलब संविधान में जो प्रावधान किया गया है इसके लिए जो कानून है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, उन विधियों के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है, तो उन विधियों का बने रहना दोस्तों, विद्यमान विधि, मतलब विद्यमान विधि का मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 तो विद्यमान विधि है जी, और यह जो संशोधन ये भी एक प्रकार का विधि ही है, तो यह विधि संविधान संशोधन और हमारे जो छत्तीसगढ़ में लागू है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उन विधियों का और पंचायतों का बने रहना, निरंतर बने रहना, इनसे निरंतर, ठीक। 243 ओ, 243 ओ में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ओ से याद रखना है ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं ना जी, जज लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन ऐसा बोलते हैं ना, तो 243 ओ से ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड मतलब न्यायालय से संबंधित होगा, तो क्या प्रावधान है इसमें, तो देखिए निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, वर्जन मतलब ऑब्जेक्शन, मतलब पंचायती राज में जो भी निर्वाचन होगा दोस्तों ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान लो पंचायतों में कोई चुनाव होता है, अभी चुनाव का सीजन भी चल रहा है, उस चुनाव में कोई धांधली हो जाता है, तो दोस्तों इसको चैलेंज, इस धांधली का चैलेंज आप न्यायालय में नहीं कर सकते, न्यायालय के हस्तक्षेप से ये बाहर है, ये बात लिखा हुआ है 243 ओ में, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ट्रिक, गजब, ठीक ना। तो चलो दोस्तों आज बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे ट्रिक है दोस्तों, कल से हम एक एक अनुच्छेद को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों, क्या प्रावधान है इसमें, ठीक ना। 243 में 243 को 243 से लेकर 243 ओ तक पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पर आएंगे, ठीक है। दोनों को लिंक करके पढ़ा जाता है दोस्तों, क्यों लिंक करके पढ़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक 73वां संविधान संशोधन के अनुसार बताइए, तो ये सारे प्रोविजन आएंगे उसमें, और नॉर्मल पूछेगा तो हमारे अधिनियम के तहत आंसर, तो दो तरह से
संविधान के अनुसार पूछे या 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पूछे तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संशोधन के 243 डी जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 डी। अब 243 डी में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण 243 डी महिलाओं को 33% का आरक्षण देता है, 33% से कम नहीं होना चाहिए। और राज्यों को छूट देता है कि राज्य चाहे तो 33% से मतलब 1/3 से ज्यादा आरक्षण दे सकता है। तो हमारे सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो 50% जो आरक्षण दिया है ना महिलाओं को, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, 243 डी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है, वो कानून में लिखा हुआ है। इसलिए संविधान के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है तो गलत हो जाएगा। 1/3 33% आरक्षण, कम से कम 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसलिए अनुच्छेद को पढ़ना होगा, उसके बाद दोस्तों हम अधिनियम को पढ़ेंगे, तब जाके आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आप शार्प तरीके से सोचने लगेंगे दोस्तों और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।